नमस्कार साथियों, मैं विकास यादव आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीएम्बल के विषय में। आज के इस सेशन में हम प्रीएम्बल की सभी बारीकियों को समझेंगे। हम जानने की कोशिश करेंगे कि प्रीएम्बल होता क्या है, कौन से उसके इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्बल के बारे में क्या कहता है, और सबसे लास्ट में देखेंगे कि क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट हो सकता है, अगर हो सकता है तो कैसे, क्या प्रीएम्बल जो है बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है या नहीं, और उसके बाद देखेंगे कि कितने बार प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किए जा चुके हैं। तो आज का ये हमारा सेशन प्रीएम्बल के विषय में रहने वाला है। प्रीएम्बल क्या है इसको जाने उससे पहले हम एक बार देख लेते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल है वो क्या कहता है। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एक तरफ हमने प्रीएम्बल को रखा है, दूसरी तरफ उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि उसका कैसे डेवलपमेंट हुआ। तो सिंपली अभी सिर्फ हम इसकी टर्म्स को नहीं समझेंगे, एक बार सिर्फ अब रीड करते हैं कि प्रीएम्बल है क्या। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith, and worship, equality किसकी of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individuals and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, to hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. तो ये हमारा प्रीएम्बल है। अब इसमें बहुत सारे टर्म्स हैं, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है। तो एक एक करके सारे वर्ड्स पर हम आज डिस्कशन करने वाले हैं विस्तार से। सोवरेन क्या होगा, सोशलिस्ट क्या होगा, सेक्युलर क्या रहता है, उसके अलावा फिर जस्टिस कैसी होगी, लिबर्टी क्या रहेगा, क्या नेचर होगा स्टेट की पावर्स का, क्या अथॉरिटी की पावर का, क्या ऑब्जेक्टिव क्या है इस सब का। सो बेसिकली जो प्रीएम्बल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट मीन्स कि ये एक मतलब गाइडिंग प्रिंसिपल देता है, पर्पस के बारे में बताता है। प्रिंसिपल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रिंसिपल है उसके बारे में बात करेगा। फिलॉसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी क्या है, उसके पीछे बनने के क्या कारण थे, ठीक है, क्या हमें समझाना चाहता है। उसके अलावा डेट ऑफ एडॉप्शन यानी कि जिस डेट को इसको अडॉप्ट किया गया वो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या है। तो प्रीएम्बल क्या होता है कि एक इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात। अब समझते हैं हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के विषय में। 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है फॉर्म हुई, उसकी स्थापना होती है। 13 दिसंबर 1946 को थर्ड मीटिंग होती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और उस मीटिंग के अंदर पंडित नेहरू द्वारा एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव कराया गया। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव कराने के पीछे का जो सबसे बड़ा जो कारण था वो ये था, उनका कहना था कि हमें ये निर्धारित करना होगा, यानी कि हमें ये चीज़ फिक्स करनी होगी कि संविधान को बनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, हम संविधान क्यों बना रहे हैं। हमने बना दिया, उसमें हमने सिटीजन्स के राइट दे दिए, उसके अलावा हमने सिटीजनशिप के राइट दे दिए, फंडामेंटल राइट दे दिए हमने सिटीजन्स को, डायरेक्टर प्रिंसिपल्स बता दिए, एग्जीक्यूटिव के बारे में बता दिया। लेकिन इन सब का ऑब्जेक्ट क्या है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ है इसका क्या ऑब्जेक्ट है आने वाले भविष्य में। तो पंडित नेहरू जी द्वारा ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव कराया गया, और इस प्रस्ताव को यानी कि इस रेजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा। यानी कि इस
प्रस्ताव को जो है मान्यता दे दी गई। अब आप देख रहे होंगे कि जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल हमने पढ़ा अपना, तो उसमें आपको एक जस्टिस वर्ड दिखा होगा, उसके अलावा लिबर्टी दिखा होगा, इक्वालिटी दिखा होगा, फ्रेटर्निटी दिखा होगा। तो जो जस्टिस वर्ड था वो रशियन रेवोल्यूशन था 1917 का, वहां से हमें मिला। बेसिकली जो प्रियम्बल है उसकी जो संकल्पना है, उसका जो आइडिया लिया गया था वो अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो इसकी जो शिल्प है यानी कि जो लिखावट है इसकी प्रियम्बल की, या जो उसको इसकी गठन शैली जो है, उसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें ऑस्ट्रेलिया का देखने को मिलता है। उसके अलावा रशियन रेवोल्यूशन 1917 से जो है जस्टिस वर्ड को लिया गया, और फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 से लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये 3 वर्ड्स लिए गए और इनको लेकर के प्रियम्बल में डाला। तो अब तक के सेशन में हमने समझ लिया है कि इसका हिस्टोरिकल मतलब प्रियम्बल को पढ़ा हमने पहले, फिर जाना प्रियम्बल होता क्या है कि एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, पर्पस के बारे में बात करता है, उसके अलावा ये फिलॉसफी है कॉन्स्टिट्यूशन की, और उसके बाद हमने जाना कि जो डेट ऑफ एडॉप्शन है उसके बारे में बात करता है। तो बेसिकली जो प्रियम्बल है वो एक क्या है, इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है। उसके बाद हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा कि 9 दिसंबर 1946 को जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका फॉर्मेशन होता है, और 13 दिसंबर को तीसरी मीटिंग में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है नेहरू जी द्वारा पेश कर दिया जाता है, और 22 जनवरी 1947 को इसको अडॉप्ट कर लिया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा। अब इसमें जो वर्ड हमें देखने को मिले जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, तो जो हम जस्टिस की बात कर रहे थे वो लिया गया था हमारा रशियन रेवोल्यूशन से, और लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है ये तीनों वर्ड्स लिए गए फ्रेंच रेवोल्यूशन से। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आ गया होगा। अब आपको स्क्रीन पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक तरफ हमने सोर्स ऑफ अथॉरिटी लिखा है, फिर नेचर ऑफ अथॉरिटी है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव ऑफ अथॉरिटी है। तो ये सब क्या है इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन होगा? पीपल। अथॉरिटी क्या? स्टेट। जो स्टेट है उसकी जो शक्तियां हैं उसका सोर्स क्या है? वो कौन है? पीपल। जैसा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्टिंग में ही कह देता है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो जो भारत के लोग हैं वो क्या होंगे? सोर्स ऑफ अथॉरिटी है। उसके अलावा नेचर ऑफ अथॉरिटी यानी कि अथॉरिटी यानी कि स्टेट की प्रकृति कैसी होगी? क्या वो सोवरेन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा या रिपब्लिक होगा? तो इन सारे टर्म्स पर एक एक करके हम चर्चा करेंगे। उसके बाद चलो हमने सोर्स ऑफ अथॉरिटी पता कर लिया, नेचर ऑफ अथॉरिटी यानी कि स्टेट का नेचर कैसा है ये हमें पता चल गया, सोवरेन है, सोशलिस्ट है, सेक्युलर है, जैसा भी है। अब इन सब का ऑब्जेक्टिव क्या है? इन सब का ऑब्जेक्टिव है टू अचीव जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो जो स्टेट है उसका क्या ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा कि जस्टिस कैसा होना चाहिए, इक्वालिटी क्या होगी, लिबर्टी कैसी रहेगी और फ्रेटर्निटी क्या है। तो इसको अचीव करना किसी भी स्टेट का जो है सोल पर्पस होना चाहिए। जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो आप जैसा राष्ट्र बनाना चाहते हैं वैसा बन जाएगा। ठीक है, तो जस्टिस कितने टाइप का होगा, लिबर्टी कैसी होगी, इक्वालिटी क्या होगी, फ्रेटर्निटी क्या होगी, इसके बारे में भी हम एक एक करके डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सोर्स ऑफ अथॉरिटी। सोर्स ऑफ अथॉरिटी कौन है? पीपल, लोग, किसी भी देश में रहने वाले। अब भारत की बात हो रही है तो यहां हम सिर्फ भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करेंगे। तो पीपल यानी कि भारत में रहने वाले लोग, द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो पहली लाइन है वो बी द पीपल ऑफ इंडिया की बात करती है। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट जो ड्राइव हुआ रूसो, पॉपुलर सोवरेनिटी की बात करते हैं रूसो। उनका एक कथन है कि वॉक्स पॉपुलाई वॉक्स गॉड, यानी कि वॉइस ऑफ पीपल इज वॉइस ऑफ गॉड।
यानी कि जो लोगों की आवाज़ है वही भगवान की आवाज़ है, ठीक है, यानी कि जो लोगों की वाणी है वही ईश्वर की वाणी है, ऐसा रूसो ने कहा। और इसके पीछे कहने का कारण ये था कि जो सारी जो शक्तियां हैं उनका जो केंद्र है या उनका जो सेंटर है वो लोगों में निहित है। यानी कि स्टेट को संचालित करने का जो काम है ना, वो ठीक है, एग्जीक्यूटिव होगी, लेजिस्लेटिव होगी, वो सब अपने अपने काम करेंगे, लेकिन उनको ये शक्ति देगा कौन? तो उस देश के रहने वाले लोग, पीपल, जो लोग हैं। तो द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया डिक्लेयर्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया हु हैव अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड गिवन टू देम सेल्फ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रीएम्बल है कॉन्स्टिट्यूशन, वो डिक्लेयर करता है कि जो पीपल ऑफ इंडिया हैं वो क्या करेंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे, इनेक्ट करेंगे और गिवन टू देम सेल्फ, ठीक है। तो सोर्स ऑफ अथॉरिटी क्या हो गया? पीपल हो गया, यानी कि जनता ही सर्वोच्च है। और रूसो का जो एक स्टेटमेंट है कि वॉइस ऑफ पीपल इज अ वॉइस ऑफ गॉड, यानी कि जनता की वाणी ही ईश्वर की वाणी है, ठीक है। अब आपको सोर्स ऑफ अथॉरिटी समझ आ गया होगा। अब नेचर ऑफ अथॉरिटी की बात करते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है कि नेचर ऑफ अथॉरिटी क्या है। तो आप इसमें देख रहे होंगे सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। पांच टर्म्स हमें यहां स्क्रीन पे दिख रही हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोवरेन की। सोवरेन का मीन्स क्या होता है? एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड। एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड, यानी कि जो भारत है उस पर अब कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा, उसकी अपनी खुद की एक एंटिटी है। अब हम हर किसी से फ्री हैं। अब मतलब कोई भी कंट्री होगा तो सोवरेन वो कब कब कहलाएगा? जब उसके पास अपनी एब्सोल्यूट पावर होंगी, ठीक है। उसके ऊपर किसी एक्सटर्नल पावर का कोई कंट्रोल नहीं होगा, यानी कि वो हर चीज से फ्री होगा, ठीक है। उसकी अपनी पार्लियामेंट होगी, लेजिस्लेचर होगी, अपना जुडिशियल सिस्टम होगा, ठीक है। और कोई दूसरा कंट्री उसको किसी भी तरीके से इंटरफेयर नहीं कर रहा होगा। तो द टर्म सोवरेन इज यूज्ड फॉर एंटिटी विच इज फ्री फ्रॉम ऑल एक्सटर्नल कंट्रोल एंड हैज अ एब्सोल्यूट एंड अनकंट्रोल्ड पावर विद इन इट्स ओन स्फीयर। यानी कि जो उसकी एब्सोल्यूट और अनकंट्रोल्ड पावर है, जो उसकी सीमा में आती हैं, जो देश की जो एक तरीके जो जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर उसके पास जो एब्सोल्यूट और अनकंट्रोल्ड पावर है वो सोवरेन कहलाता है। कोई भी मतलब जो स्टेट है उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं है और वो अपने निर्णय लेने के, अपने डिसीजन लेने के लिए सामर्थ्यवान है, तो उसको हम सोवरेन कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सोशलिस्ट। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। उससे पहले हम सोशलिज्म को समझ जाएं, क्योंकि अगर हम सोशलिज्म को समझ गए तो फिर सोशलिस्ट बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। सोशलिज्म क्या है? तो सोशलिज्म के अगर 3 पिलर की बात करें तो पहला कहता है इक्वालिटी, यानी कि समानता। दूसरा फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि किसी भी तरीके का कोई भेदभाव नहीं। इक्वल अपॉर्चुनिटी इन इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट। जो सोसाइटी है, जो समाज है, उसमें क्या होनी चाहिए? इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी किस चीज़ की? इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक, सोशल यानी कि सामाजिक, पॉलिटिकल यानी कि राजनीतिक। तीनों रूप से जो समाज है उसमें तीनों ये अगर जो पॉइंट्स हैं वो फुलफिल हैं तो वो क्या कहलाएगा? सोशलिज्म का एक बढ़िया उदाहरण है, ठीक है। तो सोशलिज्म होने के लिए ज़रूरी क्या है? कि वहाँ इक्वालिटी हो, वो हर तरीके की डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त हो और वहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी हो इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोस्पेक्टस में, ठीक है। बेसिकली सोशलिज्म तो बहुत मतलब काफ़ी टाइम के कि मार्केट सोशलिज्म हो गया, यूटोपियन सोशलिज्म हो गया, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म हो गया और डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। तो मेन यहाँ पर हम बात करेंगे 2 सोशलिज्म के विषय में। एक तो मार्क्सिस्ट सोशलिज्म यानी कि मार्क्सवादी सोशलिज्म, और उसके बाद डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतांत्रिक समाजवाद की, यानी कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। मार्क्स क्या कहता है? मार्क्स जो समाज है उसमें क्लास स्ट्रगल, रेवोल्यूशन और हिंसा की बात करता है।
मार्क्स का ये मानना है कि समाज में जो सोशलिज्म है, ठीक है, वो समानता कैसे आएगी, सब बराबर कैसे आएंगे, क्लास स्ट्रगल से, जब वर्ग संघर्ष होगा, यानी कि जो ऊपर वाले लोग हैं नीचे वाले लोग हैं दोनों के बीच में भिड़ंत होगी, यानी कि दोनों जब आपस में लड़ेंगे, वर्ग क्लास स्ट्रगल होगा, उसके बाद सोशलिज्म आएगा। रेवोल्यूशन, क्रांति, अगर नहीं है, इससे नहीं हो रहा है तो फिर लोग क्रांति के लिए निकले, सड़कों पे निकले, आंदोलन करें, उससे सोशलिज्म आएगा। और तीसरा है हिंसा, यानी कि सोशलिज्म लाने के लिए ये करना जरूरी है, ऐसा मार्क्स का सोशलिज्म कहता है। अब डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या कहता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म बात करता है इलेक्शन की, चुनाव, दूसरा लॉ एंड ऑर्डर की, और तीसरा बात करता है सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, यानी कि योजनाबद्ध तरीके से विकास। तो भारत जब आजाद हुआ उसके बाद उसने जो सोशलिज्म अपनाया, उसने मार्क्स, यूटोपियन, मार्केट, इन सबको ना अपना करके उसने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को अपनाया। क्योंकि ये क्या करे, इलेक्शन, लोग वोट देंगे, अपने पसंद की सरकार को चुनेंगे, वो लोगों के लिए काम करेगी। लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट होगा उसमें लॉ एंड ऑर्डर देखते होंगे, पुलिस है जो लॉ एंड ऑर्डर को वो करती है। अगर हर किसी को मुक्त कर दिया जाए तो इतनी ज़्यादा घटनाएं घटने लगेंगी कि आप कल्पना नहीं कर सकते। योजनाबद्ध तरीके से विकास, यानी कि सिस्टमैटिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मानना है, और इसी सोशलिज्म को भारत ने अपनाया। तो द टर्म सोशलिस्ट यूज्ड इन प्रियम्बल कैन डिनोट दैट इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ डेमोक्रेसी and socialism where everyone has an equal opportunity in economical, social and political prospects। तो सोशलिस्ट का मतलब यहां समझ गए कि इंडिया जो है वो मिक्सचर है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी और सोशलिज्म का, इसलिए इसको डेमोक्रेटिक सोशलिज्म कहते हैं, ठीक है। तो जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है वो इंडिया में है, उसकी वजह से क्या करता है कि जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको अपॉर्चुनिटी मिल पाती है इक्वली इकोनॉमिकल, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोस्पेक्ट में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टर्म है वो है सेक्युलर। सेक्युलर क्या होता है? वैसे तो सेक्युलर और सेक्युलरिज्म पर हम मतलब अलग से एक सेशन लेंगे और उसमें बात करेंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही ज़्यादा डिबेट भी रहता है। तो एक अलग से सेशन लेंगे जिसमें हम सेक्युलरिज्म की कहाँ से स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ और कैसे इसका डेवलपमेंट चलता है और आज के टाइम पे इसका क्या स्टेटस है। अगर हम प्रियम्बल के परिप्रेक्ष्य में बात करें सेक्युलरिज्म में, तो इंडिया इज नाइदर एंटी रिलीजन, ठीक है। तो भारत ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म को मान्यता देता है। भारत एक ऐसा देश है जो सभी धर्मों को समान रूप से मान्यता देता है, और वो ये भी कहता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, स्टेट का कोई धर्म नहीं होता। The term secular state that India is neither anti-religion nor suggests separation of state and religion। तो ना तो भारत separation of state suggest करता है, ठीक है, और ना ही religion के। It simply state that the state has no religion of its own, यानी कि जो राज्य है, state है, उसका कोई religion नहीं होगा। 1973 में सुप्रीम कोर्ट में एक केस आता है, केस आनंद भारती। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जजमेंट दिया कि जो सेक्युलरिज्म है, सेक्युलरिज्म इज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो सेक्युलरिज्म को जो है पार्ट बना दिया गया बेसिक स्ट्रक्चर का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक। The term democratic indicates that the constitution has established a form of government which gets its authority from the will of the people. The ruler are elected by the people and responsible to them. Democratic का मतलब क्या होता है? Democratic यानी कि लोकतांत्रिक। तो इसमें जो जनता है वो क्या करेगी? वोट करेगी। वोट करके अपने रूलर को या अपनी मनपसंद की जो भी
सरकार होगी उसको चुनेगी, ठीक है। और वो सरकार क्या करेगी, वो लोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगी, जिसको इलेक्ट करके भेजा है वो लोगों के लिए काम करेगी, लोगों की जो भी डिमांड्स हैं उनको फुलफिल करेगी, उनको जो भी सुविधाएं चाहिए, जो आधारभूत सुविधाएं हैं किसी भी सोसाइटी समाज के लिए, वो प्रोवाइड करेगी। तो डेमोक्रेटिक क्या है, डेमोक्रेटिक इंडिकेट्स करता है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट विच गेट्स इट अथॉरिटी फ्रॉम द विल ऑफ पीपल, यानी कि इसको अथॉरिटी कहां से मिल रही है, लोगों से, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो सोशल और इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी है उसकी भी बात की गई है, ठीक है। यानी कि जो वयस्क हैं, यानी कि जो 18 ईयर्स जिनकी एज कंप्लीट हो चुकी है वो अपना वोट दे सकते हैं, ठीक है। सोशल इलेक्शन होगा, जो लॉ है वो सुप्रीम है ना, उसकी बात है, ठीक है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये आप ऐसी चीज़ें देख सकते हैं किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, तो जहाँ वयस्क मताधिकार हो, सामाजिक चुनाव यानी कि सोशल इलेक्शन, उसके अलावा कानून की सर्वोच्चता यानी सुप्रीमेसी ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, और नो डिस्क्रिमिनेशन। तो वहाँ जो हम देखेंगे उस कंट्री में तो वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगा। अब एक लास्ट टर्म है रिपब्लिक। रिपब्लिक को हम हिंदी में कहते हैं गणतंत्र। द टर्म रिपब्लिक indicates that in the India the executive head is not hereditary, rather he is elected directly for a fixed period of 5 years. तो गणतंत्र का मतलब क्या है, रिपब्लिक का मतलब क्या है कि भारत में जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो हेरिडेटरी मतलब वंशानुगत नहीं है कि अभी ये राजा थे उसके बाद उनके पुत्र राजा बनेंगे और उनके पुत्र के बाद उनके पुत्र राजा बनेंगे और अब वो हेड होंगे, ऐसा नहीं है। भारत में जो एग्जीक्यूटिव हेड है वो फिक्स पीरियड ऑफ 5 ईयर के लिए चुना जाता है और वो भी जनता द्वारा। अब वो जनता की मर्जी है कि उसको 2 बार चुन दे, 4 बार चुन दे, 10 बार चुन दे, वो जनता के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। तो ये हमने जो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक जो टर्म्स थे इसकी बात की हमने, नेचर ऑफ अथॉरिटी की। अब हम बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य हम देख सकते हैं, सबसे पहले लिखा हुआ है जस्टिस। तो जो स्टेट है वो क्या इंश्योर करेगा सभी सिटीजन्स के लिए जस्टिस, और जस्टिस कैसा, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, ठीक है। तो सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। लिबर्टी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन, देश के अंदर लिबर्टी होगी किसकी, थॉट्स और एक्सप्रेशन की। आर्टिकल 19 दे दिया गया, लेकिन उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा दिए गए, ठीक है। आप किसी भी रिलीजन से हैं, भारत में इस बात की स्वतंत्रता है कि आप जो है अपनी मनपसंद जो भी धर्म को आप अपनाना चाहें, जिस धर्म की आप पूजा करना चाहें, जिस धर्म की आप प्रैक्टिसेस को फॉलो करना चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने थॉट्स को रख सकते हैं लेकिन कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर, ठीक है। तो लिबर्टी दी गई किसकी, थॉट्स और एक्सप्रेशंस की, और उसके अलावा किसकी, फेथ एंड वर्शिप, अपनी मर्जी से जिस धर्म को अपनाओ, आप जिस रिलीजन को फॉलो करो। फिर आता है इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल, ठीक है। यानी कि इक्वलिटी, हर किसी के साथ समानता का व्यवहार, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, ठीक है। लास्ट में फ्रेटर्निटी अश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके आत्मसम्मान को बनाए रखना, और जो राष्ट्र है उसकी यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि उस राष्ट्र की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बरकरार रखना। ये क्या है, स्टेट का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो अब तक हमने सोर्स ऑफ अथॉरिटी समझा, फिर नेचर ऑफ अथॉरिटी देखा, और उसके बाद में हमने ऑब्जेक्टिव ऑफ अथॉरिटी देखा कि इसका क्या उद्देश्य है। अब बात करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जो हमेशा डिबेट में रहता है कि प्रीएम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का या नहीं।
तो कहानी शुरू होती है 1960 में। सबसे पहले री बेरोबरी केस में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि जो प्रीएम्बल है वो किसका पार्ट नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब आता है साल 1973, जो बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है, केशवानंद भारती वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें कहा गया कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा इसमें जो सेक्युलरिज्म है उसको बेसिक स्ट्रक्चर में कहा गया कि जो सेक्युलरिज्म है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, ठीक है। उसके अलावा इट वॉज हेल्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट दैट द ऑब्जेक्टिव स्पेसिफाइड इन द प्रीएम्बल कंटेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। उसके बाद अब सवाल उठता है कि क्या प्रीएम्बल को अमेंड किया जा सकता है या नहीं। ये भी केशवानंद भारती केस में बात की गई इसकी। तो प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अगर वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो इट कैन बी अमेंडेड बट सब्जेक्टेड टू डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो प्रीएम्बल को अमेंड तो किया जा सकता है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को कोई किसी प्रकार की छेड़खानी किए बिना। अगर बेसिक स्ट्रक्चर खराब नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप अमेंडमेंट कर दीजिए, क्योंकि पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है तो अंडर आर्टिकल 368 आप अमेंड कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अब साल आता है 1995, जिसमें LIC ऑफ इंडिया वर्सेस कंज्यूमर एजुकेशन एंड रिसर्च सेंटर का जो एक मुद्दा था, सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस आता है, और इस केस में इस बात को पूरे सख्त रूप से प्रगाढ़ कर दिया गया कि द प्रीएम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो प्रीएम्बल है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो प्रीएम्बल है वो भारतीय संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो ये कहानी थी डिबेट की कि प्रीएम्बल इज द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। लास्ट में सबसे पहले कि अमेंडमेंट ऑफ प्रीएम्बल, क्या प्रीएम्बल में अमेंडमेंट किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन केशवानंद भारती केस में जैसा कहा गया कि बेसिक स्ट्रक्चर को किसी प्रकार का हार्म नहीं होना चाहिए। क्या प्रीएम्बल को अब तक अमेंड किया जा चुका है? हाँ, किया जा चुका है, और एक बार अमेंड किया जा चुका है। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 आया था। इस अमेंडमेंट से प्रीएम्बल के अंदर 3 वर्ड्स जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से ऐड किया गया। आई होप आप सभी लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रीएम्बल, उससे रिलेटेड सभी पहलू समझ आ गए होंगे। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत, जय विश्व।